पिछले वीडियो में हमने बहुत ही बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस नापी थी इनडायरेक्ट मेथड से। इस वीडियो में हम बहुत ही छोटी डिस्टेंसेस को नापेंगे। बहुत ही छोटी डिस्टेंसेस सबसे पहले तो होती क्या है? एक एटम या एक मॉलिक्यूल का साइज का ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁹ या 10⁻⁻10 मीटर। इसको हमें नापना है। हम स्क्रू गेज को लेकर के तो इसे नाप नहीं सकते। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 10⁻⁻5 मीटर, यानी कि 0.01 मिलीमीटर। स्क्रू गेज का यूज़ करके हम एटम या मॉलिक्यूल का रेडियस या फिर डायमीटर या थिकनेस नहीं नाप सकते। तो क्या हम माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं चीज़ों को। वी लुक एट थिंग्स। अब हम देखते कैसे हैं? हम विजिबल लाइट को उसके ऊपर फेंकते हैं और वहाँ से टकरा कर जो विजिबल लाइट आती है वापस, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको सेंस करते हैं और इसी तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इतनी ज़्यादा छोटी हो तब क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट लाइट की वेवलेंथ से भी छोटी होगी तो उस लाइट का यूज़ करके हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ये जो लाइट है वो ठीक से रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, वो डिफ्रैक्ट हो जाएगी, उसके साथ पता नहीं क्या होगा। उसके बारे में हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाइट की वेवलेंथ से अगर छोटी कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उस लाइट के ज़रिए उस चीज़ को नहीं देख सकते। हमारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक। तो यानी हम इस वेवलेंथ से ज़्यादा छोटी चीज़ों को लाइट के ज़रिए नहीं देख सकते। हमें कोई और वेव ढूंढनी होगी जिसकी वेवलेंथ इससे भी ज़्यादा छोटी होती है। ऐसी वेवलेंथ हमें एक्स रेज में मिलती है। तो अगर हम कोई ऐसा माइक्रोस्कोप बना लें जो कि एक्स रेज का यूज़ करता हो तो हम और भी छोटी ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा छोटी चीज़ों को अगर हमें देखना है तो हमें और भी छोटी वेवलेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लो हमारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ इस तरह की है तो एक्स रेज की वेवलेंथ कुछ ऐसी होगी। लेकिन छोटी ऑब्जेक्ट तो कितनी भी छोटी हो सकती है। तो हमें चाहिए कि कोई बहुत ही छोटी वेवलेंथ वाली हम चीज़ ढूंढें, ऐसी कोई रे ढूंढें। वहीं पे आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है। एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम की कुछ अपनी वेवलेंथ होती है। इसकी डिटेल में घुसने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम एक ऑप्टिकल लेंस का यूज़ करके लाइट को पाथ चेंज करते हैं, लाइट को बेंड करते हैं ताकि हम एक इमेज बना पाएँ। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम चार्ज प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं और उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनते हैं, उसी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, उसी से इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की बीम को कन्वर्ज करते हैं और उनसे एक इमेज बना सकते हैं। ये सब आपके सिलेबस के बाहर है, खाली अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जान लो। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम मैक्सिमम 2000x, यानी अगर इतना ज़्यादा हम चीज़ों को जूम करके देख सकते हैं। जूम करते जाओगे 2000 टाइम्स किसी चीज़ को बड़ा करने के बाद उससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पे हम चीज़ों को नहीं देख सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ है वो उससे 1,00,000 गुना छोटी है। ऐसे केस में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 10 मिलियन टाइम्स मैग्नीफिकेशन देख सकते हैं। एक और ख़ास बात, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई कलर्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि कलर्स तो विजिबल लाइट के होते हैं। विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 to 7000। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें कलर्स कभी नहीं दिखते, हमें एक फॉल्स कलर्स वाली इमेजेस दिखती हैं। जैसे कि आप इस चींटे वाली इमेज को देख सकते हो। ये एक चींटे की फ़ोटो है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है। इसमें कलर्स हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उसका शेप हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। मॉलिक्यूल्स और एटम्स को भी हम इसी तरीके से देखते हैं, उनके भी हमें कलर्स नहीं दिखते, उनका हम सिर्फ शेप देख पाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई। लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीका है
जिससे हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी इनडायरेक्ट तरीके से ओलिक एसिड के डायमीटर को नापने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हमारे पास खूब सारी रेत को हम इधर से नीचे गिराएं तो रेत का एक ढेर जैसा बन जाएगा। इस ढेर में बहुत सारे रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। लेकिन इसी तरह अगर हम पानी की एक बूंद को ऊपर से नीचे गिराएं तो पानी ऐसे ढेर बनाने की जगह नीचे एक पतली सी फिल्म बना करके पूरे उसमें सरफेस में फैल जाता है। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ओलिक एसिड के डायमीटर को नापेंगे। सबसे पहला सवाल आता है ओलिक एसिड ही क्यों? ओलिक एसिड में हमें मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनाना आसान है। अब ये मोनोमॉलिक्यूलर लेयर क्या होती है? अगर हम एक स्विमिंग पूल में खूब सारी छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉल्स को फेंक दें तो वो प्लास्टिक की बॉल्स एक के ऊपर एक नहीं होंगी बल्कि पूरे स्विमिंग पूल में एक सिंगल लेयर की तरह फैल जाएंगी। आप ऐसा नहीं देखोगे कि स्विमिंग पूल में कोई भी बॉल्स इस तरह ढेर बना करके गिर गई हैं। ऐसा नहीं होता है। पानी में वो बॉल्स इजीली मूव कर सकती हैं और वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण मोनो लेयर बना लेती हैं। यानी उस लेयर में उस पूरी लेयर में एक एक बॉल ही होती है। ऐसा ही कुछ होता है ओलिक एसिड के साथ भी। ओलिक एसिड भी एक मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, यानी कि एक थिन फिल्म बन जाती है पानी के ऊपर और उस फिल्म में एक एक मॉलिक्यूल ही इस तरीके से यहाँ पर होता है। अगर हम पानी पर ओलिक एसिड को गिराएंगे तो हम देखते हैं कि ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एक मोनोमॉलिक्यूलर लेयर की फिल्म बना लेते हैं पानी के ऊपर। यानी पानी के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक के ऊपर एक आने की बजाय चारों तरफ बराबरी से फैल जाते हैं और हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम ओलिक एसिड क्यों लेते हैं? क्योंकि ओलिक एसिड से हमें ये मोनोमॉलिक्यूलर लेयर मिलनी आसान होती है। इसीलिए हम इस इनडायरेक्ट मेथड में ओलिक एसिड की डायमीटर को नापते हैं। लेकिन ये मोनोमॉलिक्यूलर लेयर इतनी पतली होगी तो उसको हम देखेंगे कैसे? उसको हम देख तो सकते नहीं हैं। वो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इतने छोटे हैं कि विजिबल लाइट से तो हम उसे रिजॉल्व ही नहीं कर सकते। ऐसे में हम एक तरीका अपनाते हैं। हम पानी के ऊपर कुछ पाउडर को स्प्रिंकल कर देते हैं और उसके बाद जब उसके ऊपर ओलिक एसिड की ड्रॉप डाली जाती है तो ओलिक एसिड ऐसे चारों तरफ फैलता है और उस पाउडर को धकेलता चलता है। इसको आप इस वीडियो में देख सकते हो। आपने इस वीडियो में देखा कि ओलिक एसिड का एक सर्किल बन जाता है। यहाँ पर हम दो चीज़ें नाप सकते हैं। पहली चीज़ तो सर्किल का डायमीटर कितना है, वो ओलिक एसिड कितना ज़्यादा फैल गया है। और दूसरी चीज़ जो हम नाप सकते हैं कि हमने कितना ओलिक एसिड पानी में गिराया था, हमने कितनी बूंद ओलिक एसिड की पानी में गिराई थी। अब हम कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ओलिक एसिड की सोल्यूशन बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को लेते हैं और उसको अल्कोहल में मिलाते हैं। अल्कोहल में मिलाकर उसकी 20 सेंटीमीटर की सॉल्यूशन बनाते हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब की। अब इसमें से फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं और उसको फिर से अल्कोहल में घोल के 20 सेंटीमीटर क्यूब की एक और सॉल्यूशन बना लेते हैं। यानी हमने 2 बार इस ओलिक एसिड को डाइल्यूट किया है। यानी हमारा जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड था उसको हमने 1/20 × 20 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। हमारे 1 सेंटीमीटर क्यूब फाइनल सोल्यूशन में सिर्फ 1/20 × 20 इतना सेंटीमीटर क्यूब ही ओलिक एसिड है। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि 400 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में
1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है। इसी को बोला जाता है 1 पार्ट पर 400। अब हमारे पास 1/400 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ओलिक एसिड की सॉल्यूशन है। लेकिन हम ओलिक एसिड के एक्सपेरिमेंट में ओलिक एसिड की बूंद को गिराते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक बूंद में कितना ओलिक एसिड आया है? तो हमें ये देखना होगा कि एक बूंद में, यानी कि एक जो ड्रॉप होती है, उस ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है। इस ड्रॉप का वॉल्यूम कैसे नापेंगे? इसके लिए हम एक ब्यूरेट लेंगे। उस ब्यूरेट में हम वो सॉल्यूशन को भर देंगे और इसके नीचे से नल को हम थोड़ा सा खोल देंगे, तो यहाँ पर बूंद बूंद ओलिक एसिड गिरना शुरू हो जाएगा। हम इस ब्यूरेट में ओलिक एसिड की 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को नीचे गिरने देंगे और हम गिन लेंगे कि उसकी कितनी बूंद बनी। तो मान लो 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 500 बूंद बनी। तो एक बूंद में कितना ओलिक एसिड सॉल्यूशन हुआ? 10/500, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1/50 सेंटीमीटर क्यूब। ये उस बूंद की वॉल्यूम आई है। जो ड्रॉप हमने उस पानी में गिराई थी, उस एक ड्रॉप का वॉल्यूम हमें मिला है। 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 1/50 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ये तो सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में ओलिक एसिड कितना है? हम जानते हैं कि ओलिक एसिड 1/400 टाइम्स है, तो यानी 1/400 इंटू 1/50 सेंटीमीटर क्यूब इज ओलिक एसिड। यानी कि एक जो ड्रॉप हमने उस सॉल्यूशन की गिराई, उसमें इतना वॉल्यूम ओलिक एसिड था। अब वो जो हमने बूंद गिरा दी है, वो फैल करके एक सर्कल हमें वहाँ पर दिखाई दिया था। उस सर्कल की कुछ थिकनेस रही होगी, राइट? वो सर्कल कुछ ऐसा रहा होगा। उस सर्कल का कुछ डायमीटर रहा होगा और उस सर्कल की कुछ थिकनेस टी रही होगी। हमने उस ड्रॉप में ओलिक एसिड और अल्कोहल दोनों को गिराया था, लेकिन बुक्स में बोला जाता है कि ये जो डिस्क जैसी चीज़, ये जो थिन फिल्म बनी है, वो सिर्फ ओलिक एसिड की है। तो वो जो सॉल्यूशन में अल्कोहल था, वो कहाँ गया? ये भी तो हो सकता है कि ये जो फिल्म बनी है, इसमें अल्कोहल भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो। जब हम उस सॉल्यूशन को नीचे गिराते हैं और जब वो फैलने लगती है, तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इतने बड़े सरफेस एरिया में जो अल्कोहल होता है वो इवेपोरेट कर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नीचे जितनी भी बड़ी हमें एरिया दिख रहा था, वो सिर्फ ओलिक एसिड का है। और हमने ये पहले ही एज्यूम किया है कि वो जो लेयर बनती है, वो जो थिन फिल्म बनती है, वो मोनोमॉलिक्यूलर लेयर है। यानी कि ये जो भी वॉल्यूम है, ये ओलिक एसिड के सिंगल मॉलिक्यूल से बनी हुई है। इसकी जो थिकनेस है, मान लो अगर गोल गोल हमारे ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सिंगल थिकनेस वाले हैं। ये सिंगल थिकनेस वाली लेयर है। अब आते हैं हम कैलकुलेशंस को। ये जो थिन फिल्म बनी है, इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम हो जाएगा ये थिन फिल्म का ऊपरी एरिया इंटू थिकनेस टी इज वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। ठीक, हमने उस सॉल्यूशन में कितना ओलिक एसिड को नीचे गिराया था? हमने मान लो उस सॉल्यूशन में n ड्रॉप्स को नीचे गिराया था। ठीक है, तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना होता है? एक ड्रॉप का वॉल्यूम था 1/50 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/400 टाइम्स ओलिक एसिड था। ये वो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड है जो हमने ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे गिराया था, और ये वो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड है जो कि हमें नीचे एक थिन फिल्म के रूप में दिखाई दे रहा है।
तो ये दोनों वॉल्यूम सेम होने चाहिए, राइट? तो हम इन दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट कर देंगे। n यानी कि कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमने ये थिन फिल्म बनाने के लिए ओलिक एसिड सॉल्यूशन की ड्रॉप करी थी, इसको हम एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने 1 बूंद डाली थी या 2 बूंद डाली थी या 6 बूंद डाली थी। 1/50 1/50 एक बूंद की वॉल्यूम है। उस वो एक बूंद में कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था, इसको हमने अलग एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट किया। 1/400 हमने 2 बार ओलिक एसिड को 1/20 1/20 करके डाइल्यूट किया था। ये 1/20 का डाइल्यूशन फैक्टर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ओलिक एसिड का वो वॉल्यूम है जो हमने ड्रॉप्स करके नीचे गिराया था। दूसरी तरफ हमें एरिया, ये हम देख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर d उस सर्किल का डायमीटर है तो उसका एरिया कैलकुलेट करना बहुत आसान है, πd²/4 πd²/4 या फिर πr², जो भी आपको अच्छा लगे। और t हमें कैलकुलेट करना है, यानी हम ये सभी चीज़ें मेजर करते हैं और ये t हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पतली सी लेयर बनी थी ये मोनोमॉलिक्यूलर लेयर थी, इसीलिए हमको थिकनेस t जो मिली है वो एक लेयर का एक मॉलिक्यूल का डायमीटर मिला है। ये देखो यहाँ पर ये जो पतले पतले छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिंगल मॉलिक्यूल अगर स्फीयर है तो उसका डायमीटर ही तो है t। ये है एक इनडायरेक्ट तरीका जिससे हम ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के डायमीटर का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। है तो ये एक एस्टिमेट ही, ये काफ़ी ज़्यादा रफ इससे हमको आंसर मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब हम पानी को गिरा रहे हैं तो यहाँ पर लेयर मोनोमॉलिक्यूलर ही बने। हो सकता है कभी मोनोमॉलिक्यूलर लेयर नहीं बनी है। इसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम पहली बात तो बहुत सारी बॉल्स को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अभी हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से वो गोला हमें कैसा दिखेगा। ये जो सर्किल हमें ऊपर से दिखाई देता है ये वो है। इस सर्किल में खूब सारे ओलिक एसिड के ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्पेस तो बची ही हुई है, ये वाली जैसे कि बच गई। ये इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी रिलेटेड एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है, यानी कि कुछ बीच में स्पेस छूट जा रहा है, यानी इस एस्टिमेट में एरर ऑलरेडी होगा। दूसरी चीज़ जो हमने अज्यूम करी थी कि मॉलिक्यूलर शेप एकदम सर्कुलर है, मतलब स्फेरिकल है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। आज हम जानते हैं कि ओलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरह का लंबा मॉलिक्यूल होता है। जो मोनोमॉलिक्यूलर लेयर की हम बात करते हैं दरअसल इस तरह की दिखाई देती है। ये नीचे वाटर है, पानी, ये ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो रेड वाला एंड इनका है वो पानी से हाइड्रोफिलिक है, वो पानी के पास आता है, और ये दूसरा वाला जो एंड है ये हाइड्रोफोबिक है, वो पानी से दूर जाता है। तो इस तरह का कुछ हमें स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। हमने जो टी हाइट कैलकुलेट करी थी, टी वो एक्चुअली स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स का डायमीटर नहीं था, इस तरह के लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स की लेंथ रही होगी। जो भी है वो पूरा का पूरा मेथड ही एस्टिमेट है। ये मेथड शायद लंबा होने के कारण किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना आए, लेकिन बोर्ड के हिसाब से ये जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होने का स्कोप है। ये तो हुई ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल की बात, लेकिन उससे भी छोटी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि हम जानते हैं न्यूक्लियस। हर एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं, और बीच में ये जो है ये है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। न्यूक्लियस का ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक। अगर हम एक
एटम को स्केल अप कर दें, स्केल अप कर दें यानी उसे खींच के बड़ा कर दें। कितना बड़ा कर दें? इतना बड़ा कर दें उसको कि उसका जो न्यूक्लियस है छोटा सा, उसकी साइज एक पिन के हेड की तरफ, जैसे ये पेन का एक हेड है, इसका कुछ साइज है गोल सा, पिन का, शार्प पिन का हेड का भी कुछ साइज होता है। अगर हम इस न्यूक्लियस को उतना बड़ा कर दें तो हमारे एटम की साइज कितनी बड़ी होगी, उसका हम यहाँ पर एस्टिमेट लगाते हैं। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। शार्प पिन का टिप होता है 10⁻⁻5 मीटर। -15 से -5 यानी कि हमने उसे कितना बड़ा किया? हमने उसे 10⁻10 टाइम्स, इतना हमने उसे स्केल अप कर दिया, उसे हमने इतना बड़ा कर दिया। ओके, साइज ऑफ एन एटम, एटम का साइज कितना होता है? 10⁻10 मीटर। तो अगर हमने न्यूक्लियस को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था तो हमको एटम को भी इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10⁻10 इंटू दिस फैक्टर यानी 10⁻10 इज इक्वल टू 1 मीटर। यानी अगर हमारे पास 1 मीटर रेडियस का स्फीयर है, यानी कितना बड़ा हो गया, 1 मीटर बहुत लंबा होता है, उसमें एक पिन की टिप के बराबर का न्यूक्लियस होता है। यानी ये जो डायग्राम है ये गलत है। एक्चुअल डायग्राम में अगर इतना बड़ा एटम का साइज है तो न्यूक्लियस होगा इतना सा, नहीं ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, इससे भी बहुत, अरे वो बहुत ही छोटा होगा, मैं बना नहीं सकता यहाँ पर हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि अगर एक पिन की टिप के बराबर का न्यूक्लियस है तो इतना बड़ा वो पूरा एटम है। इस चैप्टर के नोट्स का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप सभी मास, लेंथ और टाइम के रेंजेस देख सकते हो। यानी कि सबसे छोटा मास कितना छोटा होता है, सबसे बड़ा मास कितना बड़ा होता है, सबसे छोटी लेंथ कितनी है, सबसे बड़ी लेंथ कितनी है, इन सब का मेजर वहाँ पर दिया हुआ है। ये आपको बाकी बुक्स में भी मिल सकता है। ये इसके अंदर एक छोटा सा यहाँ पर न्यूक्लियस भी मैंने बना दिया है। ऐसा एक्चुअली में एटम होता होगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स भी इतने बड़े नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी छोटे होते हैं। ये तो मैंने खाली आप लोगों के लिए एक शेयर का आइकॉन बनाया है। शेयर का आइकन कुछ ऐसा होता है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। यानी जब भी हम कोई चीज़ नापते हैं तो उसमें एक थोड़ा सा एरर होता है। वो एरर हम उस स्केल को टेढ़ा मेढ़ा देखें उसकी वजह से भी आ सकता है, या हो सकता है वो स्केल ही ख़राब हो। इन सभी एरर्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पतंग उड़ाएंगे।